हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th टू 11th में जो स्टूडेंट्स आ गए हैं वो इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। क्लास 11th का सबसे बेसिक चैप्टर फिजिक्स का हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेक्टर, है ना। वेक्टर चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि ऐसे समझ लो कि फिजिक्स के हर एक चैप्टर में आपको वेक्टर दिख जाएगा, है ना। एक फर्स्ट चैप्टर यूनिट डायमेंशन को छोड़ के बाकी सब चैप्टर में वेक्टर देखने को मिलेगा और उसका यूज मिलेगा। और चाहे आप 11th का बात करो या 12th का बात करो, वहाँ तक आपको वेक्टर दिखेगा। और एक इन्फॉर्मेशन और दे दें कि जो वेक्टर चैप्टर है ये क्लास 12th के मैथ्स के भी टॉपिक में आता है ना। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको क्लास 12th में मैथ्स में भी आता है। तो चलिए टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हम लोग वेक्टर शुरू करते हैं। देखो, कुछ डेफिनेशंस हम अगर बोल देंगे साथ साथ में तुम लोग लिख लेना, है ना। वेक्टर्स क्या होता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी हम लोग जानते हैं, जैसे कुछ भी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मास, टाइम, कुछ भी होता है, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस सारे फिजिकल क्वांटिटी के अंदर अगर दो चीज़ होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी के पास मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो उसको हम लोग वेक्टर कहेंगे। अब मन में आ रहा होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी और एलोंग विथ उसका यूनिट। जैसे मान लो कि हम लोग लिखते हैं कि किसी आदमी का, है ना, मास ऑफ ए मैन इज़ 50 kg। मास ऑफ ए मैन इज़ 50 kg। तो बताओ, तो ये इन्फॉर्मेशन जो हम लिखे हैं किसी आदमी के बारे में, उसके मास के बारे में लिखे हैं ना, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब तुम लोग ये सोचो कि क्या ये मास का जो ये 50 kg लिख दिए हैं, क्या इसके बारे में ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तुम सोचोगे कि हाँ ठीक है, 50 kg उसका मास है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर हम तुमसे पूछ दें कि अभी टाइम कितना हुआ है, तो तुम घड़ी में देखो, बोल दो कि 4 बज रहा है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, बिल्कुल। तो अगर सिर्फ यही है न्यूमेरिकल वैल्यू, यही क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको बोलते हैं क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट डायमेंशन वगैरह में ये सब समझना भी है। और न्यूमेरिकल वैल्यू को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे और ये उसका यूनिट है, ये उसका क्या है, यूनिट है। तो यूनिट को u से रिप्रेजेंट करेंगे। तो n इंटू यू के फॉर्म में कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर देते हैं। ये एक्सप्रेस करने से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और एक्स्ट्रा बात का जरूरी नहीं पड़ रहा है। तो इसको हम लोग स्केलर कहेंगे, मतलब मास हमारा क्या है, स्केलर है। लेकिन वही अगर हम बोल दें कि वेट ऑफ ए मैन, है ना, वेट ऑफ ए मैन, तो वेट ऑफ ए मैन जो होगा ना, वो मास में जी का मल्टीप्लाई करना होगा। थोड़ा बहुत तो 9th क्लास में आप लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े होगे, तो देखते होगे कि अर्थ के द्वारा लगाने वाला जो फोर्स होता है ना, अट्रैक्टिव पुल होता है अर्थ का, है ना। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में तो सिर्फ अट्रैक्शन वाला ही बात हो रहा था। तो m/g m1m2/r² वाला जो फॉर्मूला क्लास 9th में पढ़ते थे, वहीं से एक निकल के आया था ना कि किसी भी अर्थ पे प्रेजेंट, अर्थ या अर्थ के नियर सरफेस के अलॉन्ग मास अगर स्मॉल m है तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g काम करता है अर्थ के अराउंड, है ना। स्मॉल g का वैल्यू भी अगर आप लोग को याद होगा तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हालांकि 9th 10th वगैरह में 11th में 9.8 लेके भी चलता है, बट एग्जैक्ट 9.81 है ना। इसी को हम लोग 32 फीट स्क्वायर करके भी पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसे करके 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से, है ना। वो कन्वर्ट करने का तरीका है। एक मेरे ख्याल से पाई स्क्वायर करके भी इसका वैल्यू आ जाता है। मोस्टली हम लोग को तो g बराबर 9.8 का यूज़ कर पड़ता है। तो यहाँ से मास और इंटू जी, तो अगर यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा, सपोज़ कि g का वैल्यू हम लोग कभी कभी अपना मन से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं सवाल को आसानी से सॉल्व करने के लिए या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टेकल करने के लिए। तो मान लो मास अगर 50 ही था तो इस 50 में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 500। अब क्योंकि ये वेट है ना, तो वेट एक तरह का फोर्स होता है और फोर्स का यूनिट होता है क्या, हमारे पास न्यूटन होता है। तो 500 न्यूटन लिख देंगे। तो वेट ऑफ ए मैन लिखा हुआ है 500 न्यूटन। तो बताओ आप लोग कि इसमें से कौन सा सही बात लिखा हुआ है। मास ऑफ ए मैन 50 kg लिखा हुआ है सही, कि वेट ऑफ ए मैन इज इक्वल टू 500 न्यूटन सही लिखा हुआ है। आप लोगों को लग रहा होगा कि दोनों बात तो सही है। देखो, पहला बात सही है, दूसरा बात पार्शियली सही है। क्यों? क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स है। वेट एक तरह का क्या है, फोर्स। और फोर्स जो होता है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में मैंने अभी बताया है कि दो चीज़ होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका दूसरा डायरेक्शन होता है। तो मैंने तो अभी डायरेक्शन लिखा ही नहीं, लेकिन आपको पता होगा कि mg जो फोर्स लगता है वो कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है ना, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो यहाँ लिखना चाहिए 500 न्यूटन टुवार्ड्स सेंटर, या टुवार्ड्स, हाँ ठीक है, टुवार्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवार्ड्स सेंटर ऑफ
अर्थ, है ना। और ये और डिटेल जानना है तो क्या कहेंगे, इसको वर्टिकली डाउनवर्ड बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा ये जो वर्ड मेंशन कर दिए ना, तो अब इस वेट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये मेरा डायरेक्शन हो गया। तो बस दिमाग में ये बात नोट कर लो कि अगर किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ काफ़ी न हो, जैसे कोई अपने पास समय पूछता है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि 4 बज गया है, और कुछ तो नहीं बोलते हैं। 4 बज गया है नॉर्थ डायरेक्शन में, 4 बज गया है उधर देख के, ऊपर देख के, नीचे, घड़ी देख के, है ना, घड़ी देख के 4 बजता है। तो 4 बज गया, 4 AM हो गया, इट इज़ 4 AM, है ना, वो सफिशियंट है टाइम के लिए, तो टाइम स्केलर है। कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, है ना, चीनी लाने जाते हैं, 5 kg चीनी दे दीजिए, है ना, तो 5 kg चीनी दे दीजिए, बस इतना ही तो बोलते हैं, और कुछ नहीं बोलते हैं। तो अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बोलने से ही काम चल जाए तो वो स्केलर, लेकिन अगर काम ना चले तो वो वेक्टर। ठीक है। अच्छा, बहुत लोग इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बात करने लग जाते हैं, कभी कभी टेंसर। तो हम आप लोग को बता दें कि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि स्केलर वेक्टर टेंसर। एक्चुअल में स्केलर वेक्टर दोनों जो होता है वो टेंसर क्वांटिटी का ही मतलब कि एग्जांपल होता है। हम लोग के 11th-12th में टेंसर का कोई सिलेबस में है ही नहीं, तो लोड लेने का ज़रूरत नहीं है ना। ये दोनों टेंसर होता है। बहुत लोग डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं कि स्केलर ये है, वेक्टर ये है, टेंसर ये है। भाई टेंसर का ही पार्ट होता है स्केलर और वेक्टर। कभी मौका मिलेगा तो समझाएंगे। टेंसर मैथमेटिक्स एक ब्रांच है, तो उसमें एक जीरो ऑर्डर निकलता है टेंसर का। तो ऑर्डर ऑफ टेंसर जीरो अगर होता है तो वही स्केलर हो जाता है। तो ये टेंसर वाला बात कभी अपना लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। बाकी अभी हम लोग वेक्टर पे फोकस रखते हैं। ठीक है। तो आइए वेक्टर में साथ साथ मेरे डेफिनेशन लिख लो कि द फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। बस इतना ही अभी लिखो, है ना। अच्छा, जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो इस एक बात ध्यान में रखेंगे कि जब जोड़ेंगे तो क्या करना होगा कि देखना पड़ेगा कि जिस दो वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं क्या ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं। अरे मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछेंगे कि 4 आम प्लस 3 आम कितना होगा, तो आप 7 आम ही बताएंगे, 7 अमरूद तो नहीं बोल देंगे। 4 आम और 3 अमरूद बोल के बोलेंगे कितना आम है, क्वेश्चन इनवैलिड हो गया ना, क्योंकि आम में अमरूद कैसे जोड़ सकते हैं। तो वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो आइए, तो इन जनरल डेफिनेशन के बाद क्या करेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो किसी लेटर अभी ए ले लेते हैं, है ना, कोई भी इन जनरल ए लेटर ले लिए, तो इस ए लेटर पे ऐसे ऊपर की तरफ एक एरो बना देते हैं, तो ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर। क्या पढ़ेंगे इसको, ए वेक्टर। अभी बहुत बेसिक है ना, फर्स्ट क्लास है, तो इसमें बहुत बेसिक चीज़ जानेंगे हम लोग और समझेंगे। धीरे धीरे इसमें हम लोग टफनेस लेवल बढ़ाएंगे और समझेंगे कि इस वेक्टर चैप्टर को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्लास 11th में। तो अगर ये वेक्टर है मेरे भाई, तो इसमें देखो 2 चीज़ होगा, है ना। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, है ना, और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जैसे ही कोई वेक्टर बोल दिया तो तुम समझ जाना कि सर इसके पास 2 चीज़ तो पक्का है, एक मैग्नीट्यूड है और दूसरा डायरेक्शन है। सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू एलोंग विथ यूनिट, और डायरेक्शन तो अपना लोग लेफ्ट राइट अप डाउन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब बोल सकते हैं। थोड़ा डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं। अगर ज्योग्राफिकल डायरेक्शन अपना लोग शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस तरह से कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो NESW इस तरह से क्लॉकवाइज चलता है, ध्यान रखना है NESW क्लॉकवाइज, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में किसी दिन क्वेश्चन ऐसे बना के दे दे, है ना, कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो आपको समझना पड़ेगा ये ईस्ट मत कर देना, क्लॉकवाइज में चलाना। तो क्लॉकवाइज ऐसे चलता है ना, क्लॉकवाइज, तो NESW। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या कि अगर यहाँ पे ये डायरेक्शन का बात किया जाए, तो अगर यहाँ पर ये 45 डिग्री रहेगा तो इस डायरेक्शन का नाम नॉर्थ ईस्ट पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा उसका, बोलो, मेरे साथ साथ बोलना भी पड़ेगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना है, नॉर्थ ईस्ट। अब इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन में आ जाता है। कभी कभी अगर एंगल नहीं बना के दे फिर और ऐसे बना के दे दे, मान ले ऐसे बना के दे देता है ना, मान लो कि ये 60 डिग्री दे दिया, फिर भी बहुत लोग इसको नॉर्थ ईस्ट बोल के चले जाते हैं। देखो भाई, ये 11th-12th का क्लास है ना, JEE नीट CBSE इस तरह का चीज़ आपको, इस तरह के एग्ज़ाम को आपको देना है। हाँ, रीजनिंग वगैरह पढ़ता है जब लोग तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोल के चल जाता है, उसका काम निकल जाता है। लेकिन अपना लोग को रियल चीज़ जानना होगा। इसको हम नॉर्थ ईस्ट ना नहीं कह पाएंगे।
नॉर्थ ईस्ट कहने के लिए अपने लोग को सिर्फ 45 डिग्री वाला लाइन को नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। इसका क्या नाम पड़ेगा सर? तो देखो इस लाइन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है ना, तो जिस लाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखना है तो वहाँ देखो कि ये एंगल कहाँ से दिया हुआ है, तो ये ईस्ट के डायरेक्शन से दिया हुआ है। तो ईस्ट से गया है लाइन इधर की तरफ, एरो इधर दे दो, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे भी जनरली एंगल लेने का हम लोग सोचते हैं। तो ये जो एंगल जा रहा है, तो जब तुम यहाँ से देखोगे आंख लगा के ऐसे जब तुम देख रहे हो, ऐसे जब तुम देख रहे हो तो 60 से नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना। हाँ, क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ? तो 60 से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो जिधर जा रहे हैं ना वो ऐसे लिख देते हैं 60 डिग्री नॉर्थ जा रहे हैं, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको ऐसे लिखा जाएगा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब किसी के मन में आ जाएगा कि सर अगर इधर से 60 है तो हमको तो पता है कि यहाँ पे टोटल एंगल अगर 90 डिग्री है तो यहाँ से ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो अगर इस साइड से सोचा जाए नॉर्थ से, तो नॉर्थ से देख जब हम सोच रहे हैं तो क्या हो रहा है कि नॉर्थ से किधर एरो मुड़ा हुआ है, ईस्ट के तरफ मुड़ा हुआ है। तो इसी बात को लिखने का एक और तरीका क्या है, 30 डिग्री। क्या लिखे, पहले नॉर्थ की पहले ईस्ट, बोलो नॉर्थ, नहीं, नॉर्थ से जा रहे हैं ईस्ट के तरफ, जिधर जाते हैं उसका नाम पहले आएगा। देखो ना, अभी 60 डिग्री में नॉर्थ की तरफ जा रहे थे तो नॉर्थ पहले आया, अभी 30 डिग्री ईस्ट की तरफ है तो लिखना पड़ेगा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जाहिर सा बात है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, अगर यहाँ एन ऑफ ई आया है तो ये वहाँ ई ऑफ एन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। मेरे ख्याल से ये वाला बात क्लियर हो गया। तो डायरेक्शन लिखने का एक तरीका हम लोग ऐसे सीख लिए, है ना। एक तुम लोग खुद से बता देना, है ना, कि अगर मैं एक ऐसा लाइन लिख देता हूँ, कोई भी वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कोई भी ए वेक्टर, बी वेक्टर, कोई फोर्स वेक्टर मान लो है तो ए वेक्टर, और ये मान लो यहाँ से 37 डिग्री पे है, तो इसका क्या नाम पड़ेगा? सोचो, वीडियो रोक के एक आध सेकंड दिमाग लगाओ, इसको क्या नाम पड़ेगा? देखो, साउथ से जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो साउथ से, इस लाइन के बारे में बताना है, तो साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं ना, तो जिधर जा रहे हैं उसका नाम पहले लिखना पड़ेगा। तो इसके बारे में लिखना होगा कि 37 डिग्री किधर जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, वेस्ट ऑफ साउथ। ऐसे याद रख लो कि ऑफ के बाद जो है ना, ऑफ के बाद जो लिखा जाता है वहाँ से एंगल बनना स्टार्ट होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा। आपको ये एक अच्छे क्वेश्चन में लैंग्वेज दे के लिखेगा कि ए कार मूविंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब बहुत लोग तो यही नहीं समझ पाएगा, और जब ये नहीं समझ पाएगा तो फिर वो क्वेश्चन आगे तो भले आपको इक्वेशन ऑफ मोशन और सारा चीज़ पता रहेगा, बट ये छोटे से एक बात से आपको गलत हो जाएगा। तो चलिए, ये समझ में आया। तो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का अपने पास तरीका है कि कोई भी सिंबल लेटर, कैपिटल लो, स्मॉल लो, जो लेना है लो, है ना, और उस तरह से ऊपर तीर लगा दो। अगर तीर लगा दिए तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सर क्या ऐसा कुछ तरीका बताइए कि वेक्टर में से सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने का कुछ तरीका बता दीजिए। अच्छा, बहुत सारे बुक में वेक्टर लिखने का एक और तरीका है, हालांकि बड़ा बेकार सा मेथड इसको कह सकते हैं कि ऐसे ना बोल्ड करके लिख देता है ना। हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे ये सिंपल, ये ए लेटर लिख के और ऊपर में ऐसे तीर लगा के। बट कहीं पे डार्क करके अगर लिखे हुए हैं, जनरली एनसीईआरटी वगैरह में आपको दिखेगा कि डार्क करके लिखे हुए हैं, तो तीर नहीं भी लगाएगा तो ये भी वेक्टर का ही रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है बात? तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का अगर सिंबल पूछा जाए तो ए वेक्टर का मॉड हम लोग ऐसे लिख देंगे, या तो सिंपली ए लिख के छोड़ दो, या फिर ए वेक्टर पे ऐसे मॉड लगा लो। क्या बोला, लगा लो मॉड। तो इसको मॉड कहते हैं, चाहे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो एक जगह लिख लो कि मैग्नीट्यूड को क्या क्या कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, मॉड कह सकते हैं, मॉडुलस वेक्टर कभी कभी कह सकते हैं, और एक और काम का चीज़ है, इसको और हम लोग कह सकते हैं लेंथ ऑफ ए वेक्टर, है ना, इसको लेंथ ऑफ ए वेक्टर भी कह सकते हैं। रिपीट करो मेरे साथ, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। बोलो, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ वैल्यू होता है 50, 70, 20, 50, 100, है ना, 150, 500, इस तरह का। यूनिट के साथ लग जाएगा केजी, कभी सेकेंड, कभी एम्पियर, कभी कुछ भी, मतलब यूनिट लगते चला जाएगा ना, वर्क का जूल, फोर्स का न्यूटन, इस तरह से। तो उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट लिखना है, तो उसका नाम क्या क्या पड़ेगा बताओ? मैग्नीट्यूड पड़ेगा, मॉड पड़ेगा, मॉडुलस, इसी सिंबल को मॉड कहते हैं भाई, या मॉडुलस वेक्टर पड़ेगा, या लेंथ ऑफ ए वेक्टर पड़ेगा। मेरे ख्याल से इतना बात क्लियर है। तो सर अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका आप बता दिए हैं, तो क्या अपने पास डायरेक्शन लिखने का भी कोई तरीका होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो देखो भाई,
अगर ये मेरे पास वेक्टर है ए वेक्टर, तो बताओ इसके पास दो चीज़ है ना, इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी है और दूसरा इसके पास डायरेक्शन भी है। एक इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और दूसरा इसके पास डायरेक्शन भी है। तो सर इज इक्वल टू हम तो जान गए हैं ना कि इसका मॉड ऐसे लिखाता है, तो लो इसका मॉड ऐसे लिख दिए। अब बताओ क्या ये लिखना अभी सही है, क्योंकि इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड तो लिख दिए, लेकिन अभी इसके पास क्या कमी रह गया, इसके पास कमी रह गया डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन देने का एक तरीका क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग वही सिंबल यूज कर लेते हैं जो ए लिखे हैं, और इस पर एक इस तरह से उल्टा टोपी जैसा लगा लिए है ना, टोपी पहना दिए हैं। तो इसलिए इसको ना कहा जाता है ए कैप। क्या पढ़ा जाएगा इसको, बोलो, ए कैप। कैप या हैट भी बोलता है भाई, फेमस है कैप, तो इसको ए कैप बोलते हैं। तो अब देखो इसका मतलब यहाँ जो ये मोड लिखा हुआ है ये मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है और ये काम कर रहा है डायरेक्शन का। ए कैप किसका काम कर रहा है बताओ, डायरेक्शन का। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं कि जिस भी वेक्टर में अगर कैप लगा हुआ है इस तरह से, तो ये जो ए कैप है ना, इसको नाम दिया जाता है यूनिट वेक्टर का। बड़ी काम का चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यूनिट वेक्टर पे तो सारा खेल चलेगा। इसका नाम है यूनिट वेक्टर। क्या नाम है, यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर के नाम में ही एक बात छुपा हुआ है। यूनिट वेक्टर में मतलब यूनिट मतलब होता है वन। नहीं, कभी कभी डेफिनेशन बोल देते थे, 10th में भी पढ़ के आया होगा कि व्हाट इज़ 1 कूलम, 1 एम्पियर, तो बोले होंगे कि when 1 coulomb of charge या flow in 1 second then current flowing through the conductor is said to be of 1 unit या यूनिटी, ऐसे करके यूज़ करके अपना लोग बोलेंगे 1 एम्पियर का डेफिनेशन। तो यूनिट का मतलब होता है 1। तो देखो ए कैप जो है नाम है यूनिट वेक्टर, तो अगर ये वेक्टर है तो इसके पास भी मैग्नीट्यूड होता होगा और इसके पास भी डायरेक्शन होता होगा। तो डायरेक्शन तो ये खुद अपना बता ही रहा है, लेकिन इसका खुद का मैग्नीट्यूड जब निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगाते हैं ना, तो ऐसे मॉड लगाएंगे तो इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है मेरे भाई। बोलो क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। अरे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अगर मेरा बात आपको बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा होगा तो आप इसको थोड़ा स्लो करके देख लेंगे। बाकी आप ये वीडियो ऐसे समझो कि 1 2 बार 3 बार रिपीट मोड में अगर देखोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और सब चीज़ धीरे धीरे क्लियर होते चला जाएगा। तो एक चीज़ नोट करके लिख लेंगे कि अगर अपने लोग के पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है ना, 3 एक्सिस है अगर अपने पास, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस को बताना है अगर, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड सिंबल यूज करते हैं। एक्स एक्सिस के लिए ना आई कैप का यूज करते हैं, वाई के लिए जे कैप का यूज करते हैं और जेड के लिए के कैप का यूज करते हैं। मेरे भाई 10th क्लास पास करके आए हो तो तुमको तो एक्स और वाई पता है, लेकिन जब जेड बनता है तो बोर्ड पे तो टीचर ऐसे, अभी इतना वीडियो रोक के अपना देख लेना, लिख लेना है ना, थोड़ा सा समझो। जेड एक्सिस के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि अभी 10th के बाद 11th में जो स्टूडेंट आया है उसके लिए जेड एक्सिस थोड़ा सा हो सकता है नहीं समझने वाला चीज़ हो। देखो भाई, एक्स एक्सिस तो यहाँ है और वाई एक्सिस यहाँ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री को ऑर्थोगोनल भी कहा जाता है, चाहे परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अच्छा परपेंडिकुलर पे रहता है तो इसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं ना, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। तो जेड एक्सिस अपना लोग इधर बनाते हैं ऐसे जेड एक्सिस। तो तुम हमको ये बताओ कि भाई एक्स एक्सिस इधर जा रहे हैं, ठीक, वाई एक्सिस मान लो हम ऊपर जा रहे हैं, तो जेड एक्सिस क्या इधर जा रहे हैं, क्या ऐसे जा रहे हैं, क्या नहीं। ये जो जेड एक्सिस है ना वो हम तुम लोग की तरफ आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं जेड एक्सिस, ये तभी तो परपेंडिकुलर होगा। ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ये है तुम्हारा जेड एक्सिस, ये सामने से, ये समझ में आया। देखो एक्स और जेड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, देखो यहाँ ध्यान से, अगर ये एक्स है और ये जेड है तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है। ये अगर वाई है और ये जेड है तो वाई और जेड में भी कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। और एक्स और वाई में तो 90 तुमको पहले से पता था, यानी कि तीनों एक्सिस में एक दूसरे से 90 पे ही बन रहा है, भले ये दिखेगा नहीं, क्योंकि ये तीसरा डायमेंशन आ गया मेरे भाई, ये तीसरा डायमेंशन आ गया। और जो अपना लोग का बोर्ड है, अपना लोग का जो पेपर है वो तो 2D है, तो 2D सीट पे या 2D बोर्ड पे 3D कैसे बनेगा, तो उसको बस समझाने का एक तरीका है। अच्छा, यहीं से एक और बात हमको याद आ गया कि अगर कोई चीज़ परपेंडिकुलर आउटसाइड दिखाना है ना, तो ये जेड जो है ना ये परपेंडिकुलर आउटसाइड है। तो परपेंडिकुलर आउटसाइड के लिए एक सिंबल यूज करते हैं हम लोग, ऐसे सर्कल बना के बीच में डॉट करते हैं। परपेंडिकुलर आउटसाइड का यही मतलब है, समझ में आ गया। किसी दिन अगर परपेंडिकुलर आपको इनसाइड बनाना पड़ेगा तो आप ऐसे करके ऐसे क्रॉस लगा देंगे और इसको कहेंगे परपेंडिकुलर इनसाइड, ठीक है। तो चलिए अब हम समझा रहे थे कि यूनिट वेक्टर जो है, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के तरफ हम लोग आई कैप का लेते हैं, वाई एक्सिस के तरफ जे कैप का लेते हैं, जेड एक्सिस के तरफ के कैप का लेते हैं। तो आई कैप नोट करके लिखेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस।
चलिए इतना क्लियर है। तो इन जनरल अगर ये ओरिजिन है मेरे पास, अगर ये मेरे पास ओरिजिन है 0,0, अरे आप 10th में 0,0 लिखते थे क्योंकि आप सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जानते थे। आज आपके लिए जेड एक्सिस भी आया है तो 3 बार लिखना पड़ेगा ना 0,0,0। तो अगर मान लो कि एक कोई वेक्टर हम लेते हैं कोई पी पॉइंट, और ये पी पॉइंट ना ऐसे समझो कि हवा में है इस तरह से, है ना, मतलब इसमें एक्स में भी कुछ है, वाई में भी है, कुछ जेड में है। तो ये जो ओ पी है ना, ओ से लेके पी तक का जो लाइन होगा, इस ओ पी वेक्टर को नाम हम लोग देंगे पोजीशन वेक्टर। क्या नाम देंगे? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। और इसको लिखने का बड़ा अच्छा तरीका है कि ये कुछ तो एक्स में गया है। देखो ओ पी वेक्टर कैसे है, जैसे एक्स एक्सिस ये था, वाई एक्सिस ये था, जेड एक्सिस ये था ना। तो समझो कि तुम समझो कि यहाँ से कोई एक वेक्टर ऐसे ओरिजिन से, है ना, ओरिजिन से कोई यहाँ से ऐसे निकल रहा है, स्पेस में है, वो 3D में है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ओपी वेक्टर को ना इन जनरल हम लोग लिख दिया करेंगे ऐसे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब देखो यहाँ आई जे के दिख रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्शन दे रहा है, इसका मतलब, और ऐसे भी वेक्टर लगा हुआ है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और इसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। एम से मैग्नीट्यूड, डी से डायरेक्शन। तो सर ये तो वेक्टर है, हम मैग्नीट्यूड कैसे लिखें? तो देखो मैग्नीट्यूड लिखने का आपको तरीका हम बता रहे हैं, और ये तरीका सिर्फ बता नहीं रहे हैं, आपको पहले से पता है। एक याद करो, मेंसुरेशन चैप्टर में आप एक क्वेश्चन बनाते थे कि बॉयड वाला, कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है LBH, तो आपका क्वेश्चन आया करता था 10th के मैथ्स में। अगर किसी को याद हो तो करने का कोशिश करो कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल इन द रूम, है ना। तो आप क्या करते थे, याद है क्या किसी को? रूट अंडर करते थे ना, L² प्लस B² प्लस H²। तो वो जो लंबाई है वो पोल का, तो लंबाई ही तो है। और अभी अभी जस्ट हम बताएं कि लंबाई ही मैग्नीट्यूड कहलाता है। मैग्नीट्यूड कहो, लेंथ ऑफ ए वेक्टर कहो, मोड ऑफ ए वेक्टर कहो, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कहो, तो बस वही है। देखो जो तुम्हारा LBH था ना, वही तुम्हारा XYJ बन गया है आज करके। तुमको मन है LI कैप BJ कैप और ये HJ K कैप लिखने का, तो तुम वो भी लिख सकते हो। तो उसका मॉड तो तुमको पहले से पता है भाई मेरे, ये x² प्लस y² प्लस z²। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब देख भाई, जब हम किसी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे होंगे तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं आना चाहिए। तो बच्चा क्या करता है, कभी कभी इसमें भी IJK लगा देता है। IJK लगेगा मतलब वहाँ डायरेक्शन आ गया, और मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं आना है, तो ध्यान रखना इस बात का। अच्छा एक और बात यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो कि गलती हो जाता है। मान लो अगर यहाँ माइनस भी रहेगा ना, तो तुम घबराना मत, यहाँ प्लस ही रहेगा सब जगह। क्यों? कि अगर किसी दिन मान लो माइनस रहेगा तो माइनस एक्स का जब होल स्क्वायर करोगे, इधर भी प्लस माइनस कुछ भी रहेगा, तो माइनस का भी स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। इसीलिए तुम घबराना नहीं, यहाँ प्लस रहे माइनस रहे चाहे जो रहे, तुमको सीधे सीधे रूट अंडर x² प्लस y² प्लस z² कर देना है, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले जस्ट देखे थे कि अगर कोई वेक्टर A है, तो जैसे अभी मान लो OP वेक्टर लिखे हुए हैं, तो OP वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो सर मैग्नीट्यूड तो यहाँ लिख लिए ऐसे, OP वेक्टर का मोड, तो यहाँ डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, OP का कैप लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बोलो, नया नया नाम लेकर बोल रहे हैं। किसी दिन अगर कोई F वेक्टर फोर्स बता रहा होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ऐसे लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर F कैप लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो। तो अगर यहाँ से हमको OP कैप लिखना हो, अगर, है ना, क्या लिखना हो, OP कैप लिखना हो, तो OP कैप इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं OP वेक्टर डिवाइड बाई मोड ऑफ OP वेक्टर का मोड। OP वेक्टर का मोड, सिर्फ OP भी लिख देंगे तो चलेगा, क्योंकि बताए थे कि मैग्नीट्यूड में सिर्फ A लिख दो, चाहे उसका मोड लगा के लिख दो, बात एक ही है ना। वेक्टर लगा के और ऐसे मोड लगा के लिख दो, दोनों बात एक ही है। तो देखो भाई फार्मूला दिख रहा है और यहाँ दोनों चीज़ लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारे पास हो गया XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, और डिवाइड बाई मोड का वैल्यू इतना है, तो रूट अंडर x² प्लस y² प्लस z²। तो तुम तो भाई अभी जाओ, अब भी जाओ, क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर उठाओ, वेक्टर चैप्टर, और तुमको ये ऐसा क्वेश्चन कितना न बनाने के लिए देगा कि भाई कोई वेक्टर दे देगा, उसका 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, उसका बोलेगा मोड बता दो, उसका बोलेगा यूनिट वेक्टर बता दो, है ना। तो और अच्छा इसी बीच में हम लोग एक डायरेक्शन के बारे में भी सोच लिए, और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे मोड होता है, क्या उसका कैप होता है, वो सब हम लोग समझ गए। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखो, 2 बार 3 बार देखो, इतना बात पहले दिमाग में एकदम बैठा लो, तब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर देंगे आप लोग के लिए, ठीक है। चलो तो ठीक है, थैंक यू। और इसी तरह से
हम लोग आगे बढ़ेंगे और चैप्टर शुरू करेंगे। अच्छा, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, डेमो वीडियो था, इसलिए इसको हम शॉर्ट ड्यूरेशन का बनाया है। बशर्ते हम लोग लगभग अगर क्लास पढ़ेंगे तो 45 से लेकर 1 आवर तक का वीडियो बनेगा और आप लोग के साथ कुछ दिन में, अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो है, कुछ दिन के बाद लाइव चैट भी अपना लोग शुरू करेंगे, तो लाइव क्लास में आपका कमेंट वगैरह भी हम लोग देख लिया करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलो बढ़िया है। हाँ, मज़ा आया कि नहीं सो बता देना एक बार थोड़ा, है ना, समझ में आया होगा ज़रूर। 2 बार 3 बार वीडियो देखना है, समझ में एकदम। चलो ठीक है, थैंक यू।